स्वागत है फ्रेंड्स आपका फ्यूजन आईक्यू में। मेरा नाम दीपांशु आनंद है और आज का हमारा पर्पस है इस लेक्चर का कि हम जानें कि लीगल अवेयरनेस का वेटेज क्या है एंट्रेंस एग्जाम में। सॉरी, लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, इन पूछने का क्या मकसद है पूछने वाले का, और इस सेक्शन को अप्रोच कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस लीगल अवेयरनेस का वेटेज अप्रॉक्स 30 to 40% होता है किसी भी लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में। तो 40% का वेटेज बहुत मायने है। अगर आपको 40 में से अगर 30 क्वेश्चन अच्छे से पता है, आपने पहले कभी देखे हैं या फिर आपको इंटेलेक्चुअली पता है कि इसको किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह अप्रोच करना है, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे और आप अच्छे रैंक इजीली, बहुत इजीली ला सकते हैं। दोस्तों, हम लोग कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके एम जानते हैं या डिटरमाइन करते हैं। इस लेक्चर का एक ही मकसद है कि आपको 80% से 90% की एक्यूरेसी के साथ लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए आप सभी। अगर आप ये कर पाएंगे, सिलेक्शन की सर्टेनिटी 100% है, विदाउट एनी डाउट। तो हमारी टीम इसी के लिए लगी हुई है। आप बाकी मेरे मित्र से मैथ्स जनरल अवेयरनेस पढ़े, मैं आपकी लीगल अवेयरनेस की गाइडेंस करूंगा और आज हम लोग जानेंगे कि इसको अप्रोच कैसे करना है। तो दोस्त लोग, आप जानते हैं कि जब हम किसी चीज को देखते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसके बारे में अप्रोच देखते हैं कि इसको किस तरह अप्रोच करेंगे तो हम एक्यूरेसी मेरी अच्छी रहे, 80% रहे या 90% रहे। तो अप्रोच में हमें करना, सबसे पहले हम हमेशा देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सब फ्री अवेलेबल है वेरियस वेबसाइट्स पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां से डाउनलोड कीजिए और देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स क्या हैं जो आपको नहीं पता, नहीं सुना है। दूसरा आपको करना है, फ्यूजन आईक्यू के लेक्चर्स को देखना है। मैं प्रॉमिस करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हर एक फैसेट्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे अच्छे से। हर एक एंगल को, हर एक फैसेट को डिटरमाइन करेंगे, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या इंटेंट है, क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर। और इसको जानने के बाद हम लोग देखेंगे कि अगर कोई इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है लॉ के बेसिस पे या फिर कोई कोई लीगल सिचुएशन क्रिएट होता है, तो उसको अप्रोच किस तरह करना है। और तीसरा करना है, हमें न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। न्यूज़पेपर में स्पेशली वो पार्ट जिसमें लीगल फैसेट्स हैं, लाइक कोई क्राइम हुआ है तो उसमें क्या एंगल बनते हैं, कौन कौन सी धाराएं लगती है, कोई टेक्निकल लीगल वर्ड आपको अखबार में दिखे, क्योंकि इजीली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन वही है, बहुत चीप है, इजीली एक्सेसिबल है। और हमारा समाज इतना बड़ा है कि कोई छोटे मोटे बड़ी घटना क्राइम से रिलेटेड होती रहती है। तो हम लोग अगर ये तीनों चीज करेंगे तो हमें हमेशा लीगली अवेयर रहेंगे अपने हैपनिंग्स जो हमारे आसपास हो रही है डे टू डे लाइफ में। अब हम लीगल अवेयरनेस का वेटेज जानेंगे, अप्रोच जानेंगे, सोचते हैं ये पूछने का मकसद क्या है। इसका पूछने का ये मकसद है कि आप बेसिकली, आपको कुछ चीजें पता होंगी देश के कानून के बारे में, 302 क्या होता है, 420 मत करो, ये सब आपने सुन रखा होगा, ये सब जानते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन आपको एज एन एस्पिरेंट या फिर जो एस्पायर कर रहे हैं लोग, उनको थोड़ी टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए। हाउ डज लॉ वर्क्स। लॉ तो हमने पेपर पे लिख दिया, बट उसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, क्या फंक्शन होंगे, किस तरह से मैकेनिक्स होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये टेक्निकलिटी का बेसिक्स जानने का, नॉट इवन बेसिक्स, सिर्फ चीजें कुछ बिट्स पता होनी चाहिए आपको। सिर्फ अवेयर होना चाहिए कि आप अवेयर हैं कि ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे, इसके बाद ये होता है, सो एंड सो। बस आपको इंटेंट एग्जामिनर का यही है। तो हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप नई ऊंचाइयों को छुएं अपने करियर में, अपने रिश्तों में, और आशा करते हैं कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते होंगे।
और इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। और हमारा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको एक भी क्वेश्चन वैल्यूएबल लगी तो अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें ये वीडियो को। अगर आपको कोई सजेशन है हमारे लिए प्लीज़ हमें बताएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कोई भी सवाल है आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें टेलीग्राम चैनल पे। सोहेल सर से ज़रूर पूछें कि किस तरह से क्या प्रिपेयर करना है, क्या स्पेसिफिक टॉपिक प्रिपेयर करना है, सो ऑन सो फोर्थ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है the words except the state of Jammu and Kashmir have been omitted in section 1 of Indian Penal Code। तो सेक्शन 1 आप कोई सा भी लॉ देखेंगे प्रायर टू 2019, तो हर एक लॉ के सेक्शन में लिखा होता था एक्सटेंट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK। इसके मायने ये है कि अगर कोई लॉ है तो उसके वो एप्लीकेबल कहाँ का है। वो सारे लॉ इंडिया भर में एप्लीकेबल नहीं होते थे, सिर्फ वो जम्मू कश्मीर छोड़ के मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होते थे। और जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं होता था, उसका रीजन ये है कि जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। और कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे बना, तो स्पेशल प्रोविजन था 370 और 35A, जिनकी बेसिस पे उनका कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग था। उनको एक लीवे दिया गया था जो इनको स्क्रैप कर दिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू खत्म हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। और इस एक्ट के द्वारा जितने भी इंडियन एक्ट है, फॉर एग्जाम्पल SC/ST एक्ट और वेरियस बहुत सारे एक्ट, सब में ये सेक्शन जरूर मेंशन होता था। सबके सेक्शन में एक्सटेंट, सभी एक्ट के कोई ना कोई सेक्शन में ये मेंशन रहेगा कि एक्सटेंट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट आने के बाद ये पिनल कोड एप्लीकेबल, ये सेक्शन में से ये पार्ट हट गया और पूरा का पूरा इंडियन पिनल कोड अब JNK में एप्लीकेबल। ये तो हो गया क्वेश्चन की बात। हम लोग जानते हैं इंडियन पिनल कोड होता क्या है। पिनल का मतलब है पिनलाइज करना, कोड का मतलब है बेसिक सेट ऑफ रूल्स। These are basic set of rules that has to be followed if somebody commits a crime on an offense। अगर आप फ्रॉजरी करते हैं तो बेसिक पिनल प्रोविजन है, मर्डर होता है किसी का तो बेसिक पिनल प्रोविजन है, उसको फॉलो किया जाएगा। तो लोग हैं तो क्राइम होगा तो पनिशमेंट होगा, तो पनिशमेंट होगा उनके, उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड है। अब जम्मू कश्मीर में IPC नहीं था, लोग तो हैं, क्राइम तो होता है, तो फिर कौन सा कोड होगा, तो वहां पे होता था रणबीर पिनल कोड। ये मोर और लेस IPC ऐसा ही था, IPC ही था इनफैक्ट, उसका नाम डिफरेंट था बिकॉज वो ऑब्वियसली पहले बना था। इनफैक्ट दोनों ही पहले बने थे, बट वो क्योंकि इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के या ब्रिटिश डोमिनियन का पार्ट था तो वहाँ पे इंडियन पिनल कोड था। वो एक प्रिंसली स्टेट था तो इसलिए वहाँ पे रणबीर पिनल कोड था। देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि उसका नाम डिफरेंस है, बाकी एक्चुअली वो एग्जैक्टली सेम था। तो हम लोग सीखे इंडियन पिनल कोड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा जानकारी जो कि बहुत वैल्यूबल है। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो एकदम डेली लाइफ का प्रॉब्लम है जो हम सब कभी ना कभी फेस किया हम लोगों ने। हम लोग देखते हैं कि ये मामला क्या है। एक शॉपकीपर है जो डज नॉट एक्सेप्ट 10 रुपी कॉइन। आप आराम से क्वेश्चन पढ़ ले, मैं पढ़ूंगा तो कुछ फायदा ज़्यादा होगा नहीं। तो ही डज नॉट एक्सेप्ट 10 रुपी कॉइन। ये सुना होगा, ये चलता नहीं है यहाँ पे, 10 रुपये कॉइन चलता नहीं है। इज नॉट एक्सेप्ट इन हिज लोकेलिटी। सब सोचते हैं कोई भी लीगल ट्रांजेक्शन होता है उसका बेसिस क्या होता है। A और B के बीच में कोई लीगल ट्रांजेक्शन है, कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उसका लीगल बेसिस बनता है पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट। शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में भी एक लीगल ट्रांजैक्शन है, बट डॉक्यूमेंट मिसिंग है। तो डॉक्यूमेंट का काम करती है जो भी नोट या सिक्का आप लेके जाए, ये सामान देगा आपको, आप उसको कैश दीजिएगा। यहाँ शॉपकीपर हो गया, यहाँ ए हो गया, ए इसको पैसे देगा, इसको सामान देगा, गुड्स। तो ये भी काइंड ऑफ लीगल ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सामान लिए, सामान खराब निकला, यू कैन claim that someone is not up to the standards and you can file a case against the manufacturers or the shopkeepers and so on so forth। तो ये लीगल टेंडर, ये इसे हम कहते हैं लीगल टेंडर। क्यों बोलते हैं? सॉवरेन, हर एक कंट्री सॉवरेन है, सॉवरेन हैज अ राइट टू इशू करेंसी। एवरी करेंसी उस कंट्री में जहाँ पे भी ये
जो भी कंट्री है वहां पे वो लीगल टेंडर होगा। ये लीगल टेंडर करेंसी है, ये सॉवरेन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है हमारे देश में, उसको आरबीआई कहते हैं, जो कि ये करेंसी इशू करता है और ये इसको मैनेज करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा टू एंड फ्रॉम बैंक्स। इंडिविजुअल बैंक अकाउंट लेते हैं, वो यहाँ से जाता है, फिर वो सर्किल बनता रहता है, ट्रांजेक्शन इस तरह होता है, लेकिन इशू यहीं से होगा। पार्लियामेंट इसको ऑथराइज किए हुए है, वेरियस एक्ट्स हैं, तो यहाँ पे कॉइन है, वेरियस एक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे ये ट्रांजैक्शन होता है, ये पैसा इशू होता है और ये मैनेज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कॉइन है तो एक है कॉइनेज एक्ट। क्योंकि अगर आप लीगल टेंडर की बात कर रहे हैं तो सिक्का भी, एक कॉइन भी एक लीगल टेंडर है, बिकॉज इट्स इशूड बाय आरबीआई। अगर आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ की लीगल टेंडर से आप बाउंड है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लॉ ये कहता है कि आप इस कंट्री में यही करेंसी यूज कर सकते हैं और कोई करेंसी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एक्सेप्ट की भी जाएगी तो उसके सर्टेन कंडीशन होंगे, लेकिन majority of the people will agree to that specific legal tender. It may be coin, it may be currency, notes and so on so forth. अब हम लोग आते हैं कि रिफ्यूजल पे क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो रिफ्यूजल के चलते रिफ्यूजल इतना बड़ा मामला क्यों बन जाता है? वो इसलिए बन जाता है कि अगर आप किसी चीज को रिफ्यूज कर रहे हैं तो आप पार्लियामेंट सॉवरेन का पास किया हुआ कोई एक्ट है, कोई लॉ है, उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं या रिफ्यूज कर रहे हैं मानने से। तो ये अपने में अगर कोई आप लॉ को रिफ्यूज करेंगे, ये खुद में एक ऑफेंस है। ठीक है, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात है इट्स सॉवरेन्स राइट टू इशू करेंसी। आप उसका इशू करेंसी नहीं मान रहे, मतलब आप सॉवरेन के राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, तो ये भी एक ऑफेंस है। ये कितना सीरियस ऑफेंस है कि आप इस एडिशन का सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाला लॉ है ये, शायद 124A। एडिशन का चार्ज भी लग सकता है आप पे, ऐसा लगता नहीं है, लोग लगाते नहीं, बट ये हो सकता है। हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है एक्स के पास। तो एक्स के पास है टू फाइल केस इन कोर्ट अगेंस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर सर्कुलेशन ऑफ ए कॉइन व्हिच इज रिफ्यूज्ड बाय सम। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप इतने रिजर्व बैंक के पास आप जा तो सकते नहीं है। अगर आप जाइएगा तो रिजर्व बैंक क्या करेगी? तो कुछ कर भी नहीं सकती थी, आप डायरेक्टली ट्रांजैक्ट नहीं करते, आप बैंक के पास जाते हैं या दुकानदार के पास जाते हैं, दो ही जगह आप कैश लेके जा सकते हैं। तो आप कोर्ट में रिजर्व बैंक के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। कोर्ट में जाइएगा तो रिजर्व बैंक के अगेंस्ट केस फाइल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा ये नोशन को। क्यों? क्योंकि जो रिफ्यूज कर रहा है वो लायबल है पनिशमेंट के लिए। ही इज नॉट अग्रीइंग टू द लॉ, ही इज रिफ्यूजिंग टू अबाइड बाय द लॉ। दूसरा, टू फाइल ए पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट शॉपकीपर फॉर रिफ्यूजिंग अ वैलिड लीगल टेंडर। वैलिड लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कुछ लीगल टेंडर इनवैलिड भी हो जाते हैं, जैसे सॉइल्ड नोट, मतलब खराब नोट, जब फट गए, पुराने हो गए। जैसे अगर आप पुराने 500 का नोट लेके आएंगे जो मोदी जी ने हटा दिया या फिर डिमोनेटाइज हो गया है जो नोट, अगर वो लेके आए तो दैट्स नॉट ए लीगल टेंडर। वो कभी लीगल टेंडर हुआ करता था, अब नहीं, तो इट्स नॉट ए लीगल टेंडर। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रफिट करेंसी है तो भी लीगल टेंडर नहीं है। कॉन्ट्रफिट करेंसी रखना, सर्कुलेट करना भी एक ऑफेंस है। अगर आप कॉन्ट्रफिट करेंसी रखते हैं तो हो सकता है आप पे चार्ज लग सकता है, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि आपके पास कहाँ से आया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉर डिक्लेयरिंग 10 रुपए का इनवैलिड। अगर ऐसा पीएल लेके जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का भगा देगी, भागो यहाँ से, ऐसा पीएल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। एक्स हैज नो लीगल ऑप्शन। ये आप ध्यान रखिए, डाले इसलिए गया ताकि आपको नॉलेज हो कि लीगल ऑप्शन क्या होते हैं। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन टू पर्सन या टू एंटिटीज ए और बी, बीट ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए बी और ए और बी दो लोग हैं या फिर ए और बी दो एंटिटीज या ऑर्गेनाइजेशन, उनमें कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इट हैज टू हैव सम लीगल प्रोविजंस। कोई भी अगर अनरिटन है तो ओरल होगा। ओरल भी अगर आप देखे होंगे, सब छोटे व्यापारी ओरली बात करते हैं या ओरली कोई चीज कम ही चीज लिखते हैं, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट के पास कम होता है, बात की वैल्यू है। लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन में जिसमें बड़े बिजनेसमैन है, तो उनको अपने इजी करने के लिए चीजों को लिखना पड़ता है और अच्छा भी है लिखना। छोटे ट्रांजेक्शन के लिए आप लॉयर को बुलाएंगे नहीं कि हाँ मेरा 500 रुपए का ट्रांजेक्शन आप उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाए, वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मैटर। इसलिए अगर कोई दो ट्रांजेक्शन हो रहा है, छोटा या बड़ा, उसका लीगल बैकिंग होता है। वर्ड से रिटर्न ना हो तो वर्ड से तो डेफिनेटली होता है। जब गो ट्रांजेक्शन होगा तो लीगल उसके एंगल्स होंगे तो लीगल ओपिनियन बनेगा, लीगल ओपिनियन बनेगा तो लीगल ऑप्शंस बनेंगे। तो ये बचता हमारे पास, he is refusing to accept the law, he is refusing to acknowledge sovereign's right. So पुलिस कंप्लेंट हो सकती है उसके अगेंस्ट। कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है, वो पूछा जाएगा कि क्या होगा, वो क्या लगेगा ये आपको जानने के लिए, लेकिन हाँ पुलिस कंप्लेंट हो सकता है, 100% हो सकता है।
ये चार्ज लेगा नहीं चलेगा, ये बात की बात है, हम लोग नहीं बात करेंगे इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर पर्सन इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज एन। हम लोग देखते हैं कि इसके मायने क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। एक थेफ्ट हुआ है, इसमें दो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं या दो लोग हैं। ए ने सामान उठाया है और बी ने उसकी मदद की है, या तो उस जगह तक पहुंचाया है, या तो जगह का रास्ता बताया है, या इन्फॉर्मेशन दी है कि जो सामान यहाँ पे होगा, या फिर बहुत सारे मायने हो सकते हैं, जैसे कि सामान लेके इसको दे देना, ये बेचने का काम करेगा मे बी। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन क्या है, कि ये सर्टेन हो गया है कि बी इज हेल्पिंग ए इन थेफ्ट ऑफ आर्टिकल एक्स। ठीक है, तो लीगल पार्लेंस में ए क्या बना, लीगल टेक्निकल वर्ड में ए क्या है इस ऑफेंस में? फ्रेंड तो नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड सिंपल लिटरेचर के लिए सुनने के लिए ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, सुनने के लिए अच्छा है, बट ये लीगल उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। एबेटर, इंस्टिगेटर और एकम्प्लिस। आंसर तो आपको दिख ही रहा है, तो हम लोग इन सब पे बात करेंगे। लीगल पार्लेंस में फ्रेंड नाम का कोई चीज नहीं होता, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्रेंड, देयर आर पार्टनर्स, देयर आर ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप्स, कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड नाम का कोई चीज नहीं होता। अब हम लोग आते हैं पहले एबेटर पे। एबेटर मतलब जिसने कंपेल किया है कुछ एबेट करने के लिए, एबेट कंपेल किया है कोई एक्ट करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे कभी भी कोई वो हो जाता है, पहले के टाइम में, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले रैगिंग जबरदस्त होती थी और लोग, कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते थे। तो जो जिसने रैगिंग किया है उस पर चार्ज लगता था एबेटिंग टू सुसाइड, एबेटिंग टू सुसाइड। उसको ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी कि उसे सुसाइड करना अच्छा लगा, तो ही क्रिएटेड सच कंडीशंस कि उसे सुसाइड करना पड़ा। अब उस पर चार्ज लगा, उसने डायरेक्टली उसको मारा नहीं, लेकिन ऐसा कंडीशंस क्रिएट कर दी कि ही द पर्सन कमिटेड सुसाइड, तो ही इज एबेटर। तो कहीं भी डेथ होती है ना, तो आप देखिएगा न्यूज़पेपर में, हाँ न्यूज़पेपर यहाँ आ जाता है वापस से, न्यूज़पेपर में ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। सुसाइड के केस में, डाउरी के चलती है सुसाइड के केस में, फिर बहुत सारे केस में, जैसे कि अगर कहीं आपको कहीं पे हैरासमेंट हो रहा है तो वहाँ पे एबेटिंग हो जाता है, तो लड़कियां, स्पेशली लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, तो सुसाइड का एबेटिंग हो गया। इस तरह से आप ये वर्ड कॉमनली लीगल पार्लेंस में वही अखबारों में सुनेंगे, न्यूज में। इंस्टिगेटर मतलब जिसने बात शुरू की, बात शुरू करवाई। तो इंस्टिगेटर इज नॉट लायबल फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस, मे बी क्योंकि उसने झगड़ा शुरू कराया, मे बी, लेकिन क्योंकि उसने एक्शन उसका नहीं है, एक्शन किसी और का है, तो ही कांट बी हेल्ड लायबल फॉर एनीथिंग। ही कैन बी, बट ऐसे इस मामले में नहीं, क्योंकि हेल्प कर रहा है, तो ही इज हेल्पिंग, नॉट इंस्टिगेटिंग, ही इज हेल्पिंग। इससे शुरुआत नहीं की, ही पूरे पार्टनरशिप है इनका। तो एकम्प्लिस इसका सही है। एकम्प्लिस मतलब, एकम्प्लिस वर्ड अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, एकम्प्लिस सीधे सीधा मतलब होता है A and B are involved in some offense together, if not at the same point of time, either before or either after, or information or some kind of partnership. सामान बेचेंगे, सामान खरीदेंगे, चोरी करके लाओ, हम बेच देंगे, ऐसा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं accomplish। ये क्लासिक आईपीसी का धारा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। तो हम चाहेंगे कि आप इस इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ें। तो हम देखते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेंटेंस को 2 या 3 बार पढ़ें, अगर आप लॉयर बन रहे हैं या बनना चाहते हैं। तो अगर आप 40 केसेस पढ़ेंगे सिमिलर, तो आपको किसी 2 या 3 केस में कुछ वैल्यूबल लगेगा अपने क्लाइंट के लिए लिखने में, या कोर्ट को बताए, कोर्ट को बताने में। तो पढ़ने का हैबिट अभी से डाल लीजिए। किसी चीज को नहीं समझ में आ रहा है, बार बार पढ़े, इतना इंग्लिश सबका होता है कि वो इजीली समझ आ जाए। इंग्लिश की जहाँ तक बात है, सब लोग बोलते हैं इंग्लिश में बात करना सीखो, मैं बोलूंगा आप ट्राई करके देखना, अगर मेरी बात आपको सही लगे तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। आप कुछ भी लिखें, कुछ भी सोचें, माथे में सोचें, कुछ भी आइडिया है आपको,
उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। तो अगर आप इंग्लिश में लिखना चालू करेंगे तो एक तो लिखने की हैबिट बनेगी इंग्लिश में, और जब इंग्लिश में आदमी लिखता है तो उसको इंग्लिश में सोचना पड़ता है। जब इंग्लिश में आप सोचने लगेंगे तो यू विल फाइंड दैट ऑटोमेटिकली यू विल गेट द वर्ड्स एग्जैक्टली इन इंग्लिश एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ये लीगल फर्टिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप किसी भी छोटे से छोटे कोर्ट में जाए, बड़े से बड़े कोर्ट में जाए, हिंदी चल जाएगा, लेकिन क्योंकि अगर आपको कमांड चाहिए लीगल फील्ड में, या फिर एक अच्छा स्टैचर चाहिए, या फिर अच्छा पी ग्रुप चाहिए, तो ऑल द कॉन्वर्सेशन इज हेल्ड इन इंग्लिश। मान लीजिए आप में से कोई ना कोई जो ये वीडियो देख रहा है एक अच्छा वकील बनेगा, और आप एक बिजनेस, कोई आपको हायर करेगा कोई केस के लिए, और उसका बिजनेस पैन इंडिया में, हमारे उसके अगेंस्ट तमिलनाडु में केस फाइल हुआ है, यूर डैम गुड लॉयर, बट आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है क्योंकि इसका बिजनेस पूरे इंडिया में, तो ही वुड एक्सपेक्ट दैट यू वुड present his case in Tamil Nadu. What will we then? What will we do then? You will have to converse in English. So you have to either get some English-speaking Tamil lawyer or English-speaking Delhi lawyer to present your case. So better है कि अभी sorry अभी से आप इंग्लिश में कमांड बनाना चालू कीजिए। अगर है तो इट्स वेल एंड गुड, तो हम चाहेंगे कि आप इसको 2-3 बार पढ़े तो आप इजीली समझ पाइएगा। तो जब कोई क्राइम होता है तो हम लोग एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, वो है इस वर्ड पे। आपने देखा भी होगा आम लाइफ में, जब आप छोटे होंगे या अभी भी, यार मेरा इंटेंशन नहीं था उसको खराब से बोलने का, यार मेरा इंटेंशन नहीं था ये करने का, यार मेरा इंटेंशन नहीं था तेरे को दुख पहुंचाने का, सो एंड सो फोर्थ, मेरा मतलब ये नहीं था, ऐसा बोलते हैं। तो कभी भी कुछ समथिंग बैड हैपेंस, सबसे पहला बात जाती है, फर्स्ट इज इंटेंट, दैट्स इट। यहाँ बात प्रूफ हो गई आपका, यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट, दैट्स इट, कोई चारा नहीं है उसमें। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या केस है। जेड को कोई बीमारी है भाई, ठीक है, that blow likely to cause his death strikes him with that intention, देखिए आगे ना बात, intention of causing bodily injury to Z. Z dies in consequence of the blow. अब यहाँ पता है हम लोगों को कि ए को पता है Z को मान लीजिए किडनी की प्रॉब्लम है, ए Z को किडनी में ही मारता है, उसका इंटेंशन रहता है कि इसको इस तरह मारे कि या तो इसकी इमीडिएट डेथ हो जाए, या तो कुछ दिन बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद डेथ हो जाए, लेकिन डेथ उसका इंटेंशन होता है उसको बॉडीली हार्म पहुंचाना या बॉडीली इंजरी क्रिएट करना, इस तरह कि जेड की डेथ हो जाए। तो अगर उसको पता नहीं होता, तो अगर लड़ाई भी होती तो किडनी में स्पेसिफिकली तो नहीं मारता, अगर उसको पता ही नहीं। अगर उसको पता है स्पेसिफिकली मार रहा है, तो मतलब इट्स अ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। अगर उसको पता नहीं था और उसको चोट लग जाती, अगर उसको पता ही नहीं था तो सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड था। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन ही था शायद मारने का, नहीं हो सकता इंटेंशन ना हो सकता हो, तो वो अलग मैटर। लेकिन अगर उसको पता है और उसका इंटेंशन होगा कि उसको डेथ पहुंचाना है, तो ही विल टारगेट द किडनी, टारगेट करेगा वो किडनी को, क्योंकि उसको डेथ कॉज करना है। डेथ के लिए ऐसा हार्म पहुंचाना चाहिए जहाँ पे उसका सर्टेन है कि उसका डेथ हो जाए। तो इंटेंशन हो गया बॉडीली, मतलब इंटेंशन हो गया प्लस एक्शन हो गया, डेथ हो गया। सो ही विल बी, ए इज विल बी लायबल फॉर मर्डर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे क्वेश्चन को मिले तो बार बार पढ़ें। मैं ये बोलूंगा आप इस चीज को और इस चीज को बार बार पढ़ें, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि क्या ये, और हमेशा आप इस पे ध्यान देगा कि ये वर्ड है या कि नहीं। ये वर्ड बहुत ही वैल्यूएबल है। प्लीज, इंटेंशन, क्राइम में सिर्फ यही ढूंढते हैं हम लोग, और कुछ नहीं ढूंढते। बीट एनी टाइप ऑफ पेटी क्राइम, ह्यूमंगस क्राइम, एनी काइंड ऑफ क्राइम, इंटेंशन, दैट्स इट। with the power to issue order under CRPC. पहले CRPC को जानना था, इंटरेस्टिंग है। CRPC is Code for Criminal Procedure, यहाँ पे लिखा ही भी हुआ है, मैं दोबारा क्या लिख रहा हूँ उसको। तो अगर जब ट्रायल, अरेस्ट, ये सब चीज इससे बाउंड है, सब चीज। अरेस्ट होगा तो मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट का काम है उसका अरेस्ट को देखना कि अरेस्ट सही है कि नहीं,
उसका पर्पस ही यही है, वो क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर के लिए बना ही ये कोड कि इस कंडीशन में ये होगा, इस कंडीशन में ये होगा, इस कंडीशन में ये होगा। कोड इसका पहले बताया कोड क्या होता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पे एनुमरेटेड है। कमिश्नर पुलिस, डायरेक्टर जनरल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो कमिश्नर पुलिस कौन होता है, आप सबको पता है। कमिश्नर पुलिस टीवी में देखते होंगे आप, कमिश्नरेट जानते होंगे। डायरेक्टर जनरल पुलिस भी पता है कौन होता है। इनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। बट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमेशा सीआरपीसी का यूज रहता है। हाँ, कहीं कहीं होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन सीआरपीसी का मेजॉरिटी ऑफ द काम यहाँ 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 होता है। तो अगर कोई लॉ, ये जो ऑर्डर इशू होता है, कभी भी ऑर्डर इशू होगा, वो हमेशा और हमेशा जुडिशियल ब्रांच के ऑफिसर करेगा, जिसे हम जानते हैं जिस नाम से, वो है मजिस्ट्रेट। इसी को सब इशू करना होता है, सारा ऑर्डर वारंट, ये सब इशू यही इशू करता है। ठीक है, हम लोग जान गए कि ये कौन है, ये कौन है। हम लोग आते हैं इस आदमी पर। हम लोग जानते हैं प्रोसिक्यूटर मतलब क्या होता है। अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी देखेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे, प्रोसिक्यूटर इज द वन हु प्रोसिक्यूट्स, नाम से पता चल रहा होगा। प्रोसिक्यूट होम, द एक्यूज्ड। मान लीजिए कि ए एक्यूज्ड है, किसके क्यों प्रोसिक्यूट आया, तो ए पे एक एक्यूजेशन लगा हुआ है, एक्यूजेशन है मर्डर का। प्रोसिक्यूट कर रहा है मतलब इसका ट्रायल हो रहा है किसी कोर्ट में, मान लीजिए कोर्ट ट्रायल हो रहा है कोर्ट में, तो ए उसको प्रोसिक्यूट करेगा। प्रोसिक्यूट करेगा कौन, कौन सा लॉयर होगा, तो वो पब्लिक ऑफिशियल होगा। क्योंकि जब मर्डर होता है या फिर कोई क्राइम होता है, जब क्राइम के मामले में ये जनरल नोशन है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड कि क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट और सोसाइटी। तो आप कभी भी क्रिमिनल केस उठा के देखेंगे जजमेंट में, तो देखेंगे स्टेट वर्सेस जो भी उस बंदे का नाम है, यहाँ पे ए नाम है तो ए लिख देते हैं। तो स्टेट, ये जजमेंट है, ये केस चलेगा तो स्टेट वर्सेस ए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या स्टेट ऑफ हरियाणा या स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड सो ऑन सो फोर्थ वर्सेस ए। एक अक्यूज्ड है, तो ये अक्यूज्ड है, इसने किया ही है या नहीं ये बताएगा कोर्ट। कोर्ट बताएगा कि इसने किया या नहीं, ये या इसको कन्विक्ट करेगा। फिर क्वांटम ऑफ सेंटेंस दिया जाएगा, इसको कितना पनिशमेंट दिया जाए, फाइन दिया जाए, जेल दिया जाए 6 महीने का, साल भर का, लाइफ का, सो एंड सो। तो जब स्टेट होता है तो इन दोनों पार्टी, ये पार्टी 1 हो गया, ये पार्टी 2 हो गया। तो पार्टी 1 को रिप्रेजेंट करेगा कोई पब्लिक ऑफिशियल, क्योंकि स्टेट को कोई लॉ रिप्रेजेंट करेगा तो होगा पब्लिक ऑफिशियल, क्योंकि ये प्रोसिक्यूट कर रहा है तो हो गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसका जो लॉयर होगा, ए का लॉयर जो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिफेंस लॉयर। ये वर्ड आपको सुनने में याद आएगा कि आपने कहीं टीवी में, मूवी में या कहीं भी वेब सीरीज वगैरह में सुना होगा कि ही इज अ डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर का मतलब होता है ही इज डिफेंडिंग ए। इसने किया है क्या नहीं किया ये ए ही जानता है और इसका लॉयर ही जानता है। कोर्ट को पता करना है और स्टेट को अपने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू प्रूव करना है कि हाँ ए ने ही ये मर्डर किया है, या जो इस पर इल्जाम लगे ए ने ही किया, और ए के लॉयर को डिफेंड करना है कि ए ने ये काम नहीं किया, या फिर ये बोल सकता है मैंने किया बट मेरा इंटेंशन ये था, वो बात अलग है। तो एक हो गया डिफेंस लॉयर, एक हो गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो हम लोग इसमें हम लोग यही करेंगे, हर क्वेश्चन के अलग अलग एजेंडे पे जाएंगे। जैसे कि आप देखें यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या सीखा कि सेक्शन 44 ऑफ सीआरपीसी के बारे में जाना कि सीआरपीसी होता क्या है, इसका पर्पस क्या होता है। फिर हमने देखा कि कौन इशू करता है ऑर्डर, हमने जाना कि मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है। मजिस्ट्रेट कौन होता है, तो एक जुडिशियल ऑफिसर होता है। He acts as a kind of intermediary between court, पुलिस या स्टेट बोल सकते हैं। यहाँ पे मजिस्ट्रेट रहता है, तो ये ट्राउन फोर्स ट्रांजेक्शन करता है। आप किसी को अरेस्ट कर डायरेक्ट कोर्ट नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन हाँ पुलिस इसको लेके जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, फिर मजिस्ट्रेट को रिमांड में भेजेगा, फिर कोर्ट में ट्रायल होगा एंड सो ऑन सो। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में जाने, इन लोगों का क्या रोल है लॉ एंड ऑर्डर में, इनका इसमें क्या रोल है। हम लोग इस तरह के हर चीज को जानेंगे ताकि हम लोगों का अवेयरनेस बढ़े। हमारा एजेंडा यही है, अवेयरनेस हम लोग बढ़ाएंगे, हर एक पहलू पे हम लोग जाने कैसे कैसे किस तरह फंक्शन करता है। हम चाहेंगे कि आप इन चीज़ों को या किसी नोटबुक में लिखें, याद रखें। आप जिस भी फॉर्म में इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रखेंगे आपके लिए बहुत काम आएगा। और एक बार अगर आप इसको समझ लेंगे, याद करने की जरूरत है, सिर्फ 1 या 2 बार देख लेंगे, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आपकी लाइफ टाइम ये सब चीज़ें रहेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग और पता होनी भी चाहिए किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पुट्स अ जूल इनटू अ बॉक्स बिलोंगिंग टू जी।
मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप खुद पढ़ें ताकि आप पढ़ने की हैबिट बना पाए। आशा करते हैं आप पढ़ लेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड है, मैंने पहले भी कहा है, क्रिमिनल एक्ट में सिर्फ इसी को खोजना जरूरी होता है, इंटेंशन को, और कुछ नहीं, नथिंग मोर। हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। एक सिचुएशन दिया गया है, ए सामान लेता है और जी को जेड के पास रख देता है। उसको लगता है कि जेड को लोग थीफ मानेंगे और उस पर इल्जाम लगेगा थेफ्ट का। तो थेफ्ट का क्या चार्ज होता है, आईपीसी में प्रोविजन है कि आप थेफ्ट करेंगे तो आप पे ये चार्ज लग सकता है। क्योंकि इसका तो सामान रखने का इंटेंशन ही था, इसने तो थेफ्ट की भी नहीं, थेफ्ट तो ए ने भी नहीं की, सामान तो इसके पास भी नहीं था, लेकिन इसने इसको फंसाया। ठीक है, तो अगर थेफ्ट का इन्वेस्टिगेशन होगा और सामान मिलेगा तो एविडेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, एविडेंस। एविडेंस क्या है, ये जो सामान था, मान लीजिए कि एक्स प्रोडक्ट था, ये मिलेगा किसके पास, ये मिलेगा जेड के पास। तो एविडेंस कहाँ है, जेड के पास। लेकिन जेड के पास ये तो होना नहीं है, इसका इंटेंशन था इसके ये सामान अपने पास रखने का। तो ये एविडेंस रियल है नहीं, ये प्लांटेड एविडेंस है। अगेंस्ट जी। किसने प्लांट किया है, तो ए ने प्लांट किया है। क्यों प्लांट किया है, तो इंटेंशन, कॉन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट। ठीक है, तो चीटिंग होगा, ए ने किसी को चीट किया, ए ने जेड को चीट किया। हाँ मतलब इमोशनली तो चीट किया ही, बट लीगल लॉ में इमोशनल का कोई चीज नहीं होता है, सिर्फ प्योर फैक्चुअल एविडेंस पे बेसिस पे डिसाइड होता है। चीटिंग के लिए क्योंकि अलग लॉ है, तो चीटिंग तो हुई नहीं, तो चीटिंग नहीं हो सकता। लाई किया क्या, झूठ बोला क्या, नहीं, किसी से बात किया ही नहीं उसने। क्या फॉल्स एविडेंस दिया, नहीं, एविडेंस तो उसके पास था ही नहीं, एविडेंस तो उसके पास था, जेड के पास मिला, क्योंकि उसके पास होना नहीं चाहिए था लेकिन उसके पास मिला, तो गिविंग फॉल्स एविडेंस नहीं। तो क्या फैब्रिकेटिंग एविडेंस हुआ, जो हम लोग बोलते हैं ना प्लांटेड एविडेंस। अभी प्लांटेड एविडेंस आपको याद आएगा कि आपने कहीं ना मूवी से उसने एविडेंस प्लांट किया। तो एविडेंस प्लांट करने का मतलब ये है फैब्रिकेटिंग एविडेंस। तो व्हाट डिड ए डू, ए डिड इज व्हाट इज कॉल्ड फैब्रिकेटिंग ऑफ एविडेंस, दैट्स इट। फैब्रिकेटिंग ऑफ एविडेंस इज आल्सो एन ऑफेंस। तो यहाँ पे दो तरह का ऑफेंस है। एक ऑफेंस जो इंटेंडेड नहीं था बाय जेड, क्योंकि उसको तो मतलब ही नहीं था ना, बट क्योंकि ये थेफ्ट एक्चुअली में ए ने किया है थ्रू पुटिंग दिस एक्स प्रोडक्ट विथ इन जेड्स बॉक्स, सो सामान तो ए के पास भी नहीं है, तो ही फैब्रिकेटेड एविडेंस। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं फिर क्वेश्चन कृपया पढ़ें। When a person voluntarily obstructs another, prevent later in proceeding in any direction, person has a right to proceed. जैसे कि everyone is born with some fundamental rights, right to life, right to freedom of religion, right to belief, right to speech and so on so forth. कहीं जाने का भी राइट है, तो अगर कोई बंदा आपको रोकता है कहीं जाने के लिए जानबूझ के, तो आप उसको बोलेंगे ही इज इन्फ्रिंजिंग अपॉन माई राइट्स। तो हम लोग देखेंगे कि इन्फ्रिंज तो कर दिया, ठीक है, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि ये किस तरह का ऑफेंस है, हमें इससे मतलब है। तो भाई हम यहाँ देखते हैं कि भाई असॉल्ट किया क्या, नहीं उसने सिर्फ रोका, आपको मारा तो नहीं, असॉल्ट किया। असॉल्ट का अगर असॉल्ट मारता है पीटता है तो अलग चार्जेस लगेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑफेंस क्या है, तो हम लोग ऑफेंस एग्जैक्ट ऑफेंस के बारे में, असॉल्ट है, ऑब्वियसली मारपीट नहीं हुई तो असॉल्ट नहीं है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, आपको रोका, सिर्फ रोका है, आपको हाथ पैर बांध के कहीं छुपाया तो नहीं, या फिर कहीं पे बांध करके तो नहीं रखा, तो कन्फाइनमेंट नहीं है, गलती कन्फाइनमेंट नहीं है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है। क्रिमिनल यूज ऑफ फोर्स, फोर्स तो मेंशन ही नहीं है कि यहाँ पे आपको आपसे मारा पीटी हुई, आपसे जबरदस्ती हुई, कुछ नहीं है, तो क्रिमिनल फोर्स है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, हाँ ये है, रिस्ट्रेंट तो ही है, मान लीजिए आपके भले के लिए रिस्ट्रेंट पड़ा तो इट वोंट बी ए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सो इट विल बी सिंपल रिस्ट्रेंट फॉर योर बेनिफिट, बट ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, ही इज इन्फ्रिंजिंग अपॉन योर राइट, दैट्स द की पॉइंट, he is infringing upon your right, ये है द मुद्दे की बात।
तो दैट्स रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट मतलब रोकना, गलती, जानबूझ के रोक रहा है। ही इज नॉट अलाउड, ही इज इन्फ्रिंजिंग अपॉन योर राइट, तो ही इज नॉट अलाउड टू डू इट, सो इट्स एन ऑफेंस। देखते हैं अगला सवाल, प्लीज क्वेश्चन पढ़िए। हम लोग वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे चीजें लिखी हैं, तो लॉयर लोग का काम होता है कि चीजों को ध्यान से पढ़ना, तो इस चीजों को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे देखेंगे, A fires at tiger knowing it to be likely that shot may kill C, but not intending, important word है intending, not intending to kill G, and in good faith, ठीक है, वो चीज मेंशन कर दी भाई, गुड फेथ एंड नो इंटेंशन। ऑफेंस क्रिएट हुआ क्या? हमको इतना पढ़ने के लिए ऑप्शन देखना ही नहीं। फिर तो मैंने पहले भी कहा है, क्रिमिनल एक्ट के लिए इंटेंशन इज वेरी वेरी एसेंशियल। इंटेंट है, इफ यू हैव इंटेंट the charges can be proved. If you don't have any intent, charges can't be proved. So there is good faith, no intention, no offense, as A fired in at the tiger in good faith. That's it. Not intended to kill Z or Z. बात खत्म। Good faith mention हो गया, intention mention हो गया, there is no intention, criminal act है ही नहीं, बात खत्म हो गई, no offense. In all robbery there is, तो आपने सुना भी होगा, कॉमन सेंस की बात है, लॉ मोस्टली कॉमन सेंस पे बेस करता है। कॉम्प्लिकेट इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉमन सेंस, जब सब लोग कॉमन सेंस यूज कर सकते तो कभी कभी लफड़ा हो जाता है, कभी भी गलतियां हो जाती हैं, लोग अपने मतलब के लिए, गलत मतलब के लिए ज्यादा दूर चले जाते हैं। तो हम लोग आते हैं रॉबरी पे। रॉबरी देयर इज ओनली एक्सटॉर्शन, आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, ओनली थेफ्ट, बोथ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। कॉलोनी में चक्के होते हैं ना, जो टीवी, वॉशिंग मशीन, साइकिल सब चोरी करते हैं, तो उनका दो ही मकसद होता है, सामान को चोरी किया, उसको बेचा, सेल किया और पैसे कमा लिए। मान लीजिए किसी के घर 4 लाख का बड़ा टीवी है, 60-70 इंच का, जो भी जितना बड़ा टीवी आता है, हाईएस्ट जो भी आता है, ए ने इसको चोरी किया और वो अपने घर पे चुपचाप जाके लगा लिया। ये हो गया थेफ्ट। किसी और का सामान आपके घर आ गया, मतलब ए के घर आ गया, दैट्स थेफ्ट। अब ए कॉलोनी का प्रोफेशनल चोर है, जो क्या मतलब काम ही यही है उसका कि हम चोरी ही करेंगे, भाई चोरी से जीवन कटेगा। तो भाई ने क्या किया, भाई ए 4 लाख का टीवी चुरा के ले आता है। चिंदी चोर तो चिंदी चोर, चोरी के अलावा तो कुछ करेगा नहीं। टीवी जो चुरा के लेके आता है उसका मान लीजिए नाम है सी। तो सी के पास बात पहुंचती है भाई कि ए ने तेरा घर से टीवी चुराया है। जब टीवी तो चुरा लिया तो एक खबर भिजवाएगा कि भाई मुझे 40 नहीं 10,000 की जरूरत है, भाई मुझे 10,000 दे दे, टीवी ले जा। ठीक है, तो ए बोलेगा कि भाई हमें 10,000 दे दो, टीवी ले जाओ। तो सी सोचेगा कि अरे यार 4 लाख की टीवी 10,000 हो जाए क्या, ठीक है, सही सलामत टीवी आ जाएगा। तो ही पेज हिम 10,000 रुपीज एंड गेट्स बैक द टीवी व्हिच इज वर्थ 4 lakhs. दिस इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब you are gaining money for something that you don't own, you are extracting something out of somebody for some purpose. अब देखिए कि एक्सटॉर्शन, आप जब वर्ड जब सुनेंगे, ये वर्ड जो होगा वो मोस्टली न्यूज में किडनैपिंग में यूज होता है। आप देखेंगे एक्सटॉर्शन का कॉल आया क्या टीवी में, एक्सटॉर्शन का कॉल आया क्या, वो यही होता है, दिस इज एक्सटॉर्शन। तो रॉबरी में या तो टीवी घर पे लगेगा या तो एक्सटॉर्शन की डिमांड होगी सामान के बिहाफ पे, तो आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। तो रॉबरी का जो चार्ज लगता है वो देखा जाता है कि थेफ्ट हुआ है, एक्सटॉर्शन हुआ है, उसके बेसिस पे चार्जेस फॉर्म होते हैं और बात आगे बढ़ती है।
ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये सब जानते हैं। ये महानुभाव कौन है, पढ़ लेना इनके बारे में, विकिपीडिया पे बहुत सारे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। इनफैक्ट इन सब के बारे में पढ़ लेना, ये कौन महानुभाव सारे थे, ठीक है। कंपनी के लोग थे, कौन कंपनी का नाम था, ये सब लोग इतने ज्ञानी सब लोग हैं भारत देश में, इन सब महानुभाव को सब लोग जानते होंगे। इन महाशय को जो करेक्ट आंसर में है, इनको तो खैर खास करके सब लोग जानते हैं। अब इनके बारे में क्या ही बोले, है कि नहीं। तो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी की यही जन्मदाता है, हमारे इंग्लिश एजुकेशन की भी यही जन्मदाता है, सो एंड सो फोर्थ। बाकी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस बारे में सब जानते हैं, आप पढ़ लेना। कुछ खास क्या है, सबको सब पता है कि इनने क्या क्या किया है। इंग्लिश लैंग्वेज, वुड्स डिस्पैच, ये सब जनरल नॉलेज की चीजें पढ़ लेना। थॉमस मैकेले अपने में एक पर्सनालिटी है, कितने अच्छे पर्सनालिटी है तो सब जानते हैं। ये व्यंग्यात्मक है, किसी सीरियसली ना लेने से। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। क्रिमिनल प्रोसीजर फॉल्स अंडर फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। मैं पढ़ने की इच्छुक हूँ कि आप पढ़े हमारे साथ। ये इंडियन क्वेश्चन में लिस्ट कैसे आ गया, तो आप नहीं जानते हैं, तो जानते हैं आप क्या, आपको ज्ञात करा दें। एक होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ये होता है 7 शेड्यूल नाम का पक्षी। ये पक्षी रहता है यहाँ, ठीक है। और इसके साथ इसके सहभागी हैं बहुत सारे और भी शेड्यूल, 1 से लेके 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो इनका ये मानना रहता है कि भाई इनके स्पेसिफिक इसमें इनोमिनेटेड है, हम क्या मेंशन कर रहे हैं। तो 7 शेड्यूल डिनोमिनेट करता है कि लॉ किस किस चीजों पे लॉ बनेगा, और वो लॉ कौन कौन बनाएगा, स्पेसिफिक कानून। तो 3 तरह के लिस्ट बनाए गए हैं, जिसपे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनेगी, कुछ चीज़ों पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और कुछ चीज़ों पे दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकते हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो दोनों लोग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को कोई इश्यू है जो स्पेसिफिक, जैसे अभी आप सुनेंगे मॉब लिंचिंग पे बड़ी बात चल रही है, ठीक है। इसमें जब लॉ आएगा ना, तो सीआरपीसी में कुछ ना कुछ चीजें उसमें चेंज हो जाए। जैसे उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है कि ऐसा होगा, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो जब ये ऐसे नए लॉ बनते हैं तो उसमें देखना, तो उसमें स्पेसिफिक पिनल प्रोविजन बनेंगे। तो पिनल प्रोविजन बिना सीआरपीसी और आईपीसी के तो बनेंगे नहीं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर फॉल्स इन बोथ ऑफ इसमें दोनों स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके स्पेसिफिक नीड होते हैं। किसी को मॉब लिंचिंग बनाना है, किसी को कन्वर्जन पे बनाना है, किसी को लैंड माफिया के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक लॉ चाहिए, तो लॉ बनाएगा, उसके अगेंस्ट पनिशमेंट देना पड़ेगा। तो पनिशमेंट के लिए इन दोनों में कुछ चेंज एडिशन करना पड़ेगा फॉर देयर ओन पर्पसेस। तो वो लॉ लेके आएंगे, उस लॉ में क्लियर कट मेंशन रहेगा कि हम इस प्रोविजन को इसमें क्या क्या ऐड करें, ये लॉ में क्या क्या प्रोविजन मेंशन होंगे सीआरपीसी या आईपीसी की। तो दोस्तों ये हुए आपके 10 और 11 सवाल। मैं आशा करता हूँ आप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वंस अगेन, आपको एक भी क्वेश्चन, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको एग्जामिनेशन में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरह हमारे लिए एक एक शेयर इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइक इंपॉर्टेंट है, और आपके फीडबैक और कमेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो के लिए कमेंट करें कि आपको और कुछ सीखना है। अगर पढ़ाने के टेक्निक में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, आप फीडबैक जो भी देना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू इट। प्लीज़ 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 डू इट। एंड once again,